हेलो बच्चों। तो हम लोग रियल नंबर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो अभी उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज के आप क्वेश्चंस देखिए इस वीडियो के। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत आपको अच्छे कंसेप्ट इससे क्लियर होंगे आपको। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 2 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमें इसका रीजन देना है कि वाई दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब आप देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये क्वेश्चन ही क्यों पूछा गया। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों पूछा गया है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप इसके डिजिट्स देखिए, 7, 11, 13, 2, 11, ये सारी डिजिट्स जो हैं ये प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये जो शुरू की 3 डिजिट है 7, 11, 13, इनका तो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है, प्लस 2 इंटू 11 इसका प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, बीच में ये प्लस साइन है, यानी कि हमने इनको इनका प्रोडक्ट लिया हुआ है, फिर प्लस किया हुआ है, फिर 2 डिजिट का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो जब ये सारी प्राइम नंबर्स हैं तो फिर ये टोटल जो हुआ, ये जो वैल्यू आई निकल के, ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सोल्यूशन क्या है कि अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी कि 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 1001। ठीक है, और 2 इंटू 11 कैलकुलेट करें तो दिस विल बी इक्वल टू 22। और जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 इज इक्वल टू सॉरी, इसको ऐड भी कर देते हैं ना, इसको ऐड भी कर देते हैं, प्लस 2 इंटू 11, तो ये वैल्यू कैलकुलेट होकर कितना आएगी 1001 प्लस 22, तो ये वैल्यू आ गई 1023। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये जो नंबर 1023 इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है, ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसको प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो आप लिखिए 1023 और इसको 2 से डिवाइड करिए, तो ये आएगा 2 से, तो अच्छा 2 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये 2 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो हम करते हैं इसको 3 से डिवाइड। तो 3 से आप डिवाइड इसको करेंगे तो आएगा 3 3 9, 3 4 1 आ जाएगा। और ये अब हम इसे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ये 11 से हो जाएगा। तो 11 3 33 एंड दिस, ठीक, और ये आ गया 31 एंड 1। तो यानी कि इसके जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 1023 का, ये कितना आया, ये हो गया 3 इंटू 11 इंटू 31, ये आ गया। ठीक है, और हमें पता है कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या वो अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, बस 2 ही उनके डिवाइजर हो सकते हैं, या तो 1 या वो खुद। तो अब आप देखिए ये 1023, यानी ये जो वैल्यू हमें गिवन, ये जो गिवन था इसकी वैल्यू है 1023, और 1023 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 इंटू 11 इंटू 31 है। यानी ये 1023 जो है ये 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, और ये 31 से भी डिविजिबल है। तो अगर ये इन नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर तो 1 से डिविजिबल होते हैं और अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन आप लिख देंगे उसमें। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 2 इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू a cube b, वेयर a and b आर बीइंग प्राइम नंबर्स, a और b जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो इसका हमें LCM कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, हम लिखने वाले हैं। तो ये p को हमने लिखा a b स्क्वायर, और जो q है उसको हमने लिखा a क्यूब इंटू b, ये हो गया। ठीक, और हमें कैलकुलेट करना है इसका LCM, बताइए। ठीक है, और a और b जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सबसे LCM में हम क्या करते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर आ रहे हैं सबको लिख लेते हैं, चाहे वो कॉमन है या नहीं। तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं, एक तो a आ रहा है और एक b आ रहा है, दोनों को लिख लिया। फिर क्या करते हैं, इनकी हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो a की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, तो a टू द पावर 3 हो गया, b की हाईएस्ट पावर 2 है,
तो ये हो गया, तो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर जो है वो इसका एलसीएम हो गया। ठीक बात है, इजी था बिल्कुल। नेक्स्ट, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो आपको वो लीस्ट नंबर बताना है जो कि 1 to 10 सारे नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे हम दो नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करते हैं तो वो जो एलसीएम कैलकुलेट होकर आता है वो क्या होता है, वो उन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर आप, मैंने ये पहले वीडियो में ये बात बता चुका हूं मैं, ठीक है, आपको नहीं याद है एक बार फटाफट से समझ लीजिए कि अगर हम मान लीजिए एक नंबर है ए और एक नंबर है बी और इनका हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एलसीएम, मान लीजिए इसका एलसीएम एक्स कैलकुलेट हो गया। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखे हैं सब। एलसीएम इसका एक्स कैलकुलेट हो गया, तो ये जो एक्स होगा ये ए से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा और ये बी से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है कि जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर 1 to 10, यानी 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल हो जाए ऐसा नंबर बताइए। तो क्या करिए, आप 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखिए और उनका एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो वो लीस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक बात है ना, चलिए कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम निकालना है बेसिकली 1 to 10। तो सॉल्यूशन, तो पहले 1 को लिखिए, तो 1 तो 1 ही है। 2 को लिखते हैं तो 2 इज 2 into 1, 3 is 3 into 1, 4 is 2 into 2 into 1। ये हम कर क्या रहे हैं, ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं सारे नंबर्स का 1 to 10। 5 को लिखिए तो 5 विल बी इक्वल टू 5 into 1। ठीक है, चलो इसको ऐसा भी लिख देते हैं, और तो किसी में कुछ आया नहीं, इसमें आया है ये 2 square into 1 लिख देते हैं इसको। ठीक है, फिर चलिए हम लिखते हैं अब 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 1 लिख दो। 7, तो 7 कितना हो गया, 7 into 1, और 8 is 2 into 2 into 2 into 1, और इसको लिख सकते हैं 2 cube into 1, और 9 हो गया 3 into 3, सॉरी एक 3 ज्यादा ही हो गया, तो कितना हुआ 3 into 3 into 1, ये हो गया 3 square into 1। देन 10 is 2 into 5 into 1। ठीक है, ये सारे नंबर को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इनका। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या करेंगे, हमें इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए, तो लिखिए चलिए एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम जितने प्राइम फैक्टर्स हैं सारे लिख दीजिए। तो लिखिए प्राइम फैक्टर्स, तो क्या हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और क्या दिख रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। ठीक, और तो कोई नहीं है इसके अलावा, नहीं जी कोई नहीं है। अब देखिए आप 2 की हाईएस्ट पावर लिखनी होगी, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ 2 है और यहाँ आ रही है ये 2 to the power 3। 8 में 2 to the power 3 आती है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 to the power 3। 3 की हाईएस्ट पावर चेक करिए, 3 की हाईएस्ट पावर आ रही है 2, तो 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 2, और आया 5। अच्छा एक 7 भी तो था, 7 तो रह गया लिखने से। ठीक है, अब ये गड़बड़ हो जाती, 7 रह गया था। ठीक है, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 8 into 9 into 5 into 7। ठीक है, 8 into 9 into 5 into 7, और ये वैल्यू आ गई 2520। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी 2520। तो 2520 वो लीस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 10, बोथ इंक्लूसिव है तो दोनों को इसलिए इंक्लूड भी किया। ठीक है, अदरवाइज कभी भी ये लिखा होगा कि बिटवीन, सपोज लिखा होता सिर्फ बिटवीन 1 to 10, तो फिर 1 और 10 को नहीं लेते, 1 और 10 के बिटवीन वाले लेते। ठीक है, जब तक के लिखा ना हो कि बोथ इंक्लूसिव, बिटवीन का मतलब अदरवाइज बीच वाले होता है, वो दोनों इंक्लूडेड नहीं होते। चलिए, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 360 किलोमीटर। 3 cyclists start, 3 cyclists, ठीक है, start together and can cycle 42, 60 and 72 किलोमीटर a day
अराउंड द फील्ड व्हेन विल दे मीट अगेन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सरकमफेरेंस जो है वो 360 किलोमीटर है। ये साइक्लिस्ट है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो पहला वाला साइक्लिस्ट है, ये जो फर्स्ट साइक्लिस्ट है, एक फर्स्ट साइक्लिस्ट के मैं लिख रहा हूँ, ये एक दिन में 48 किलोमीटर्स रन कर सकता है। ठीक है, उसी सर्कुलर फील्ड पे ये 48 किलोमीटर एक दिन में रन कर सकता है। और टोटल इसको कितना चलानी है साइकिल, सर्कुलर फील्ड है तो ये 360 किलोमीटर, यानी कि इसको ये 360 किलोमीटर पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा, 48 किलोमीटर से पर डे रन करता है, तो यानी 360 अपॉन 48, और 360 अपॉन 48 की वैल्यू आएगी 7.5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ये वैल्यू, ये आ रही है नहीं आ रही है जी 7.5। तो ये 7.5 क्या है, ये डेज आए हैं, ये नंबर ऑफ डेज है। ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में रहता है ना 48 किलोमीटर, तो 7.5 डेज लगेंगे इसको 360 किलोमीटर पूरा करने में। ठीक, और इसको अगर हम आवर्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये तो पॉइंट्स में है ना, तो इसको थोड़ा आवर्स में कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो इसे हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा 180, यानी 7.5 इंटू 24, तो ये आ गया 180 आवर्स। इतना टाइम। तो इसी तरह से तीनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सेकंड को लिखते हैं, सेकंड वाले को कितना टाइम लग जाएगा, इसको है 360 अपॉन 60। ठीक है, तो ये आ गया 6, ये इजी हो गया। 6 क्या है, 6 डेज, और 6 इंटू 24, तो ये आ गया 6 इंटू 24 इज 6 इंटू 24 इज 144, यानी कि ये हो गया 144 आवर्स। थर्ड साइक्लिस्ट को कितना टाइम लगेगा, ये है 360 अपॉन 72, 360 अपॉन 72, ये हो गए कितने 5 डेज, इसको लगे 5 डेज, और 5 डेज का मीनिंग हो गया 120 आवर्स। ठीक है, इतना टाइम लग जाएगा इसको, इसे 120 आवर्स लग गए। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि व्हेन विल दे मीट अगेन। अब वो एक साथ उन्होंने स्टार्ट किया और वो कब मिलेंगे ये हमें चेक करना है। तो अब आप देखिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, मतलब 3 ड्यूरेशन है, 180 आवर्स और दूसरा कितना था 144 आवर्स और 120 आवर्स, 120 आवर्स। तो अब हमें ये सोचना है कि हमें इसका HCF कैलकुलेट करना है या LCM कैलकुलेट करना है। तो अब आप ये सोच के देखिए कि अगर वो तीनों स्टार्ट करते हैं और पहले साइक्लिस्ट को 180 आवर्स लगेंगे 360 किलोमीटर कंप्लीट करने में, दूसरे को 144 लेंगे, तीसरे को 120 लेंगे। ठीक है, अब तीनों ने स्टार्ट किया एक पॉइंट से। ठीक है, चलो ड्रॉ भी कर लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, तीनों ने यहां से स्टार्ट किया। अब ये जब इस सर्कुलर फील्ड पर साइकिलिंग कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन तीनों में सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं, सबसे छोटा नंबर है 120 आवर्स, है ना। तो 120 आवर्स से कम में, मान लो मैं कहूँ 100 आवर्स में तीनों मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। यहां से अगर स्टार्ट किया तो ये 120 आवर्स में सबसे पहला वाला जिसका सबसे कम ड्यूरेशन है वो वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक, दूसरा वाला तो अभी चल ही रहा होगा, वो तो आगे निकल गया इससे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, उसे 144 आवर्स लग रहा है, मतलब वो इसके पीछे रह गया। ठीक है, तो ये तीनों मिलेंगे ही नहीं, यानी कि 120 से कम ड्यूरेशन में, मान लीजिए मेरे को 100 आवर्स में ये मिल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, जो ज्यादा हमें कैलकुलेट करना होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है, हमें एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो एलसीएम आप कैलकुलेट कर लीजिए फिर उसका। ठीक, तो चलिए इसका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम के लिए थोड़ा सा स्पेस पहले क्रिएट कर लें हम। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब चलिए अब इनका एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। तो लिखिए 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 90, 45, फिर 3, 15 और फिर 3 और ये आ गया 5। ठीक है,
फिर 144 का करते हैं, 272, 236, 218, 293, फिर 120 का करिए, 120, 260, 230, 215 एंड 3 एंड 5। ठीक हो गया। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं कि हम इजीली इसका एलसीएम कैलकुलेट कर पाए। ये हो गया 180 इज इक्वल टू, ये हुआ 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर लिख दूं इसको, इंटू 3 इंटू 3 इज 3 स्क्वायर, इंटू 5, फिर 144 को लिखिए। 144 इज कितने 2 आ रहा है, 1 2 3 4, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3 है 2, तो 3 स्क्वायर। और अब लिखिए 120, तो 120 को लिखिए 2 है इसमें क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम कैलकुलेट करिए, लिखिए एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में क्या बताया आपको कि जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं सारे पहले लिख दीजिए। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। फिर 2 की हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। 2 टू द पावर 4 इज 16, 16 इंटू 9 इंटू 5, 16 इंटू 9 इंटू 5 कितना होगा, कहते हैं 16 इंटू 9 इंटू 5, ये आ गया 720 आवर्स, यानी कि 720 आवर्स के बाद वो मिलेंगे। और इसको अगर हम डेज में कन्वर्ट कर दें तो कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू 720 अपॉन 24, तो ये कितना आ गया कैलकुलेट होके 30, 30 डेज, 30 डेज के बाद वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, चलिए अब इसमें एक बात हम फिर से दोबारा पढ़ते हैं कि हमने पहले क्या समझा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ए एंड बी, ठीक है आज भी बताया है कि ए एंड बी 2 नंबर हैं और इनका आप एलसीएम कैलकुलेट करते हैं और ये एलसीएम की वैल्यू सपोज एक्स आ जाती है, तो ये x जो है ये क्या होगा, ये वो लीस्ट नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए एंड बी। ये ए और बी से दोनों से डिविजिबल होगा एग्जैक्टली और ये लीस्ट नंबर होगा। ठीक है, लेकिन यहां हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहां तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट पूछ लिया, लीस्ट नंबर पूछा होता तो तीनों का एलसीएम निकाल देते। ठीक, लेकिन ये तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, तो अब इसको क्या करेंगे, तो पहले ऐसा करते हैं एलसीएम तो कैलकुलेट कर ही लें। ठीक है, तो एलसीएम इनका कैलकुलेट करते हैं। तो आप पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, तो 2 9 और ये हो गया 3 3, और फिर लिखते हैं 24, तो 24 का लिखिए 2 12 2 6 देन 2 एंड 3। नेक्स्ट इज 36, तो 36 को लिखिए 2 18 2 9 एंड 3। ठीक है, तो अब लिखिए जरा 18 का क्या हुआ, 18 को हम लिखेंगे कितना, एक तो 2 है और एक 3 स्क्वायर है। 24 में क्या है, 2 क्यूब है और 3 है, करेक्ट। एंड 36, तो 36 में क्या है, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, बात खत्म हो गई। ठीक, अब इनका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम में 2 प्राइम फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक 2 है और एक 3 है, दोनों को लिख लिया। हाईएस्ट पावर 2 की कितना है, क्यूब है। 3 की कितना है, 2 है, यानी ये हो गया 8 इंटू 9, और 8 इंटू 9 कितना होता है
72। ठीक है, तो यहां से हमारा कैलकुलेट होकर आ गया कि 72 इसका एलसीएम है। ठीक, अब आप सोचिए अब क्या होगा कि 3 डिजिट नंबर, हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट करना है जो इन तीनों से डिविजिबल है। और ये 72 क्या है? ये 72 वो लीस्ट नंबर है विच इज डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स। ठीक है, 72 कौन सा नंबर है जो 18, 24 और 36 से डिवाइड होगा, और ये लीस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो अब आप ये सोचिए कि जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो इसी का मल्टीपल तो होगा, इसी का मल्टीपल होगा और 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक, तो 3 डिजिट के नंबर का क्या मतलब है? तो 3 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या होता है? हाईएस्ट नंबर होता है 999। ठीक है, इसके ऊपर तो आप 1000 बोल देंगे, नेक्स्ट नंबर जो है वो तो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो यानी 999 से छोटा होना चाहिए और 72 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, बस ये हमें चेक करना। तो 72 का मल्टीपल अगर आप चेक करना शुरू करें तो इसे मल्टीप्लाई करते रहिए। जब आप 72 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो कर रखा है पहले से, तो 72 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 936। और जब आप 72 को नेक्स्ट नंबर इससे 14 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1008। ठीक है, ये 1008 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो 936 जो है, ये 936 जो है, ये वो नंबर हुआ ग्रेटेस्ट नंबर जो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, और 7 इससे, इन तीनों नंबर से डिविजिबल। ठीक है, तो 936 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया कि जो लीस्ट नंबर है इन तीनों से डिविजिबल दैट इज 72। तो 72 का मल्टीपल ही होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मल्टीपल आप करते जाइए। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करते रहिए 1 2 3 4 5 6। और कब तक करना है? जब तक के नंबर 3 डिजिट में रहे। ठीक है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर तक, यानी 999 से छोटा होना चाहिए या 999 तक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आ गया 936। इससे ज्यादा जो है वो 1008 है, तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक, ये हो गया। कैन 2 नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। ठीक है, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको हमें ये बताना है कि कोई 2 नंबर हमारे पास है, सपोज एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और उसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ की वैल्यू आ रही है 18, और ये कह रहे हैं कि जो एलसीएम है वो आ रही है 380। तो क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, ये हमें बताना है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये एचसीएफ जो होता है इट इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है ये एलसीएम का एक फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम का फैक्टर होने का क्या मतलब है कि ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, जब आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो ये करके देख लीजिए, जब आप 380 को अगर आप डिवाइड करते हैं 18 से तो ये वैल्यू आएगी, यानी आप करके देखिए, तो हम कर रहे हैं 380 डिवाइड बाई 18, तो जब आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 21.111 एंड सो ऑन। यानी कि ये तो पूरा डिवाइड हुआ ही नहीं। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, यानी 18 कैन नॉट बी एचसीएफ। ठीक है, या एलसीएम, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। ठीक बात है, तो ये नहीं है तो फिर ये ए और बी के एचसीएफ एलसीएम भी नहीं हो सकता। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट देखिए, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। तो ये क्या बोल रहे हैं हमसे कि एक रूम हमें ऐसे, मतलब एक रूम नहीं है, रूम है, मतलब हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं, सेमिनार है, उसमें ये किस तरह से कैंडिडेट्स हैं कि हिंदी के हैं 60 और इंग्लिश में हैं 84 और चलो नीचे लिख देते हैं मैथ्स में जो है वो कितने हैं 108। ठीक है, इन पार्टिसिपेंट्स को आपको रूम्स में बिठाना। मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड होंगे इनको बिठाने के लिए? इफ इन ईच रूम, कंडीशन क्या है? द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठने चाहिए, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सारे एक ही सब्जेक्ट के होने चाहिए।
ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि हम, ये मैं इस तरह की चीज पहले ही बता चुका हूं कि आप ये देखिए आपको गिवन क्या है। तो गिवन तो है ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये पार्टिसिपेंट है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ठीक है, पूछा कुछ और गया है और गिवन कुछ और। ठीक, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हम ये एज्यूम करें कि क्योंकि ईच रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठने हैं, तो हम ये एज्यूम करें, सॉल्यूशन हमारा क्या हुआ कि लेट एक्स पार्टिसिपेंट्स will sit in each room। ठीक है, हम नंबर ऑफ रूम नहीं निकाल रहे, हम पहले नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट निकालेंगे जो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठे। तो ये एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आप बताइए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर हमें हर रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठाने हैं, तो क्या मैं इन नंबर से ज्यादा पार्टिसिपेंट बैठा सकता हूँ। मान हिंदी के 60 है, इंग्लिश के 84 है, मैथ्स के 108 है। तो क्या मैं ये सोचूं कि मैं 120 पार्टिसिपेंट बिठा दूं एक रूम में, एक में 120 बिठा दूं, दूसरे में 120 बिठा दूं, ऐसे डिवाइड कर। ये पॉसिबल है? ये नहीं है पॉसिबल। ठीक है, ये ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, कि एक ही रूम में आप 120 पार्टिसिपेंट बिठा दें। रीजन क्या है उसका, क्योंकि उस रूम के सारे पार्टिसिपेंट सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। तो अगर मैंने 120 सोच लिया तो मैथ्स के हैं टोटल 108, तो 120 कैसे बैठे। तो इसका मतलब ये हमारी अप्रोच सही नहीं होगी, यानी हमें इससे कम वाला नंबर होना चाहिए, यानी जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है एक रूम में वो इन नंबर से कम होने चाहिए। और जब कम वाला केस होता है तो हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो यानी ये जो हमें एक्स जो है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108, ये इनका एचसीएफ होना चाहिए। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप पार्टिसिपेट ले लेंगे तो एक रूम में आप बिठा ही नहीं सकते, क्योंकि वो सेम सब्जेक्ट के हैं ही नहीं। ठीक, तो हमारी वो कंडीशन ही वायलेट हो जाएगी। तो फिर कम वाला कैलकुलेट करना है। अब हम एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करिए प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। ऐसा करते हैं इसको 60, तो 60 को लिखिए 2, 30, 2, 15, 3, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया 84, 84 को लिखिए 2, और ये कितना हो गया 42, फिर 2 से 21, फिर 3, तो ये आ गया 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आया 108, 108 को हम लिखते हैं 2, 54, फिर 2, 27, फिर 3, तो 9 एंड 3 एंड 3। ठीक है, अब इनको जरा वैल्यू लिख ली जाए इनकी एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए। तो लिखिए 60 कितना हो गया, ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। देन 84 हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। देन 108, और 108 हुआ 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये हो गया। अब इसका एचसीएफ कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स देखते हैं जो कॉमन है। तो एक तो हम मुझे 2 यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, बस 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है। और इनकी लीस्ट पावर्स देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट क्या है, मिनिमम 2, और 3 का क्या है, 3 का 1। तो यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 3, ये आ गया वैल्यू 12। ठीक है, तो ये हमारा जो x था वो 12 आ, यानी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो एक रूम में बैठेंगे वो 12 होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन पार्टिसिपेंट को ऐसे बिठाना है कि हर रूम में इक्वल पार्टिसिपेंट हो और सेम सब्जेक्ट के एक साथ बैठे। तो अब आप सोचिए हिंदी के कितने हमें रूम चाहिए होंगे, एक रूम में 12 बिठाने हैं, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे हिंदी के 60। तो हमें हिंदी के लिए चाहिए होंगे 60/12, यानी 5 रूम्स। ठीक है, फिर इंग्लिश, तो इंग्लिश के
हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो कितने थे 84, ठीक। और एक रूम में 12 बिठाना है तो ये कितना होगा 7 रूम्स आपको चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैथ्स, तो मैथ्स में टोटल नंबर पार्टिसिपेंट थे 108, एक रूम में बिठाने हैं 12, तो ये हो गया 9, तो 9 रूम्स चाहिए आपको। तो टोटल रूम्स कितना चाहिए, टोटल रूम्स कितना होगा 5 प्लस 7 प्लस 9, 5 प्लस था ये, ठीक है ना, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है बीच में। तो 5 प्लस 7 प्लस 9 ये हो गया कितना 21 रूम चाहिए टोटल, ठीक। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, 6 bells commence tolling together and toll at interval 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? ठीक है, तो हमारे पास क्या है 6 bells है, ठीक है, और वो एक साथ टोलिंग करती हैं, यानी एक साथ रिंगिंग करते हैं, ठीक है, बजती हैं एक साथ। तो और किस इंटरवल पर, मतलब 2, 4, 6, 8 इतना उनके बीच में इंटरवल होता है, ठीक है। तो मतलब बजती एक साथ नहीं है, बजना शुरू करती हैं एक साथ वो रिंग हुई, उसके बाद में अब वो पहली वाली 2 मिनट्स के बाद रिंग करेगी, दूसरी वाली 4 मिनट्स के बाद रिंग करेगी, थर्ड जो है 6 के बाद करेगी, इस तरह से चलेगा, ठीक है। इन 30 आवर्स हमें बताना है कि इन 30 आवर्स में कितनी बार वो एक साथ टोलिंग करेंगी। तो अब आप इसको देखिए कैसे करेंगे। अब आप सोचिए कि इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, यानी नंबर तो वही आ गए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक। अब आप सोचिए कि जो फर्स्ट रिंग है वो 2 मिनट्स के बाद करती है टोलिंग, सेकंड जो है वो 4 मिनट्स के बाद करती है, इसी तरह से जो सिक्स्थ है, 6 किसके बाद करती है, वो 12 मिनट्स के बाद टोलिंग करती है, ठीक है। तो वो एक साथ टोल करेंगी, ये इसके लिए हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना होगा या एलसीएम कैलकुलेट करना होगा, ये सोचिए। तो अब आप सोचिए कि अगर हम छोटा नंबर सोचें, मान लीजिए मैं ये कहूँ कि 1 मिनट में सारी एक साथ टोल करेंगे, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली आप देखिए ये करती ही 12 मिनट्स के बाद है, तो 1 मिनट के बाद कैसे कर लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब हमें मिनिमम वाला कैलकुलेट नहीं करना, हमें मैक्सिमम वाला कैलकुलेट करना है, और मैक्सिमम अगर कैलकुलेट करना तो इसका मतलब हमें एलसीएम कैलकुलेट करना। तो पहले तो हमें इनके एलसीएम कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को लिखिए, तो 2 को कितना लिख सकते हैं 2 into 1, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 square into 1, और नेक्स्ट नंबर है 6, तो 6 को लिखेंगे हम 2 into 3, ठीक है। फिर हम 8 को लिख देते हैं, 8 कितना हो गया 2 cube into 1, और फिर है 10, तो 10 को लिखिए 2 into 5, और है 12, तो 12 को लिखिए 2 square into 3 into 1, ठीक है, इसमें भी चलो 1 लिखिए, ठीक हो गया। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लीजिए। तो एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जितने प्राइम फैक्टर्स हैं सारे लिख दीजिए। तो एक 2 है, एक 3 है, एक 5, तीनों लिख दीजिए, और हाईएस्ट पावर लिखिए। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है क्यूब है यहाँ 8 में, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, सिर्फ 1 है, ठीक है, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, ये भी 1 है, यानी ये हो गया 8 into 3 into 5, 8 into 3 into 5। तो इसको कैलकुलेट कर ले तो कितना होगा 120 मिनट्स, ठीक है, यानी 120 मिनट्स के बाद ये रिंग करती है, एक साथ टोलिंग करती है, ठीक बात हो गई। तो 120 मिनट्स का क्या हो गया, अब हमें कितने में कैलकुलेट करना है कि 30 आवर्स में बताइए कितनी बार करेंगे। तो 120 मिनट्स का क्या मतलब हो गया कि दे टोल टुगेदर आफ्टर 120 मिनट्स और 2 आवर्स। 120 मिनट्स का क्या मतलब हो गया, 2 आवर्स 60 डिवाइड कर दिया 2 आवर्स, यानी हर 2 आवर्स के बाद ये रिंगिंग करती है। तो अब इसका मतलब 30 आवर्स में कितनी बार करेंगे, तो यानी कि 30 आवर्स है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया 15। तो 15 टाइम्स करेंगे, नहीं ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट भी तो किया है ना एक साथ,
ठीक है, यानी कि स्टार्ट किया इन्होंने तो तब भी तो रिंग किया, तो यानी एक रिंग हो गई, यानी 15 + 1 = 16। तो ये 16 टाइम्स रिंग कर, ठीक है। यानी अगर आपको ये बात नहीं समझ में तो ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए यहां से 0 टाइम से इन्होंने स्टार्ट किया और 1 मिनट के बाद फिर यहां पर इन्होंने 1 मिनट के बाद नहीं 2 आवर्स के बाद, ठीक है, पहली बार क्या हुआ 2 आवर्स के बाद रिंग किया, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं 2 आवर्स के बाद इन्होंने यहां पर रिंग किया, ठीक है, यहां तो एक तो यहां रिंग किया और एक 0 पर रिंग किया था, तो एक ही ड्यूरेशन में कितनी बार कर दिया, 2 बार, ठीक है, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 आवर्स। तो यानी एक फर्स्ट ड्यूरेशन में अगर 2 आवर्स का मैं एक ड्यूरेशन ले लूं उसमें कितनी बार किया 2 आवर्स 2 बार, तो 30 में कितनी बार करेंगे, ठीक है, 30 को 15 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 आ गया और एक ये पहला वाला हो गया, ठीक है, एक ये पहला वाला हो गया, तो इसलिए ये 16 आवर्स आंसर, ठीक है। तो ये सारे इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ये सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, आप इनको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक, और इनसे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। इन्हें दोबारा अपने आप से करके देखिएगा। तो अब हमने रियल नंबर्स के हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए, तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद कोई और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।